मुंबई शहर जो कभी सोता नहीं, लेकिन रिया शर्मा के लिए यह शहर अब भी अनजाना और थोड़ा डरावना था। उसने ऑफिस से निकलते हुए आखिरी बार उस एजेंट का मैसेज पढ़ा। मैम, रेट देख लीजिएगा, लोकेशन थोड़ी अंदर है, पर रेट बहुत कम है। कम रेट, यही वो दो शब्द थे जिन्होंने रिया को वहां तक खींच लिया। वो एक संकरी गली से होकर गुजरी, जहाँ दीवारों पर पुराने पोस्टरें हवा में फड़फड़ा रही थी। कमरा किराए पर, पंडित जी से जाने भविष्य, ट्यूशन क्लासेस 10वीं पास। इन सब के बीच एक पुरानी इमारत खड़ी थी, शांतिवन अपार्टमेंट। न नाम में शांति थी, न इमारत में जीवन। रिया ने गहरी सांस ली और गेट के भीतर कदम रखा। सीढ़ियां चरमराई, दीवारों पर नमी थी और किसी पुराने पेंट की गंध अब भी हवा में तैर रही थी। फ्लैट तीसरी मंजिल पर था, कमरा नंबर 302। एजेंट ने ताला खोला और दरवाजा चरमराते हुए खुला। देखिए मैम, जगह छोटी है लेकिन साफ है। मकान मालिक बहुत अच्छे हैं। हम ठीक है, रिया ने कहा, चारों ओर नजर दौड़ाते हुए। कमरा सादा था, एक छोटा हॉल, उसके जुड़ा बेडरूम और कोने में रसोई। खिड़की के पास एक पुराना टेबल पड़ा था, जिस पर कोई चाय का दाग सूख चुका था। रिया को लगा जैसे कोई कुछ देर पहले ही यहाँ था। कौन पहले रहता था यहाँ? एक मैडम थी, एजेंट ने सिर खुजलाते हुए कहा। अचानक चली गई, पता नहीं क्यों। चले गई मतलब? बस ऐसे ही सामान उठाया और गायब। कोई नहीं जानता। रिया मुस्कुरा दी, आधा डर आधी लापरवाही के साथ। मुंबई में हर किसी की कहानी रहस्यमय होती है। शाम ढल रही थी जब एजेंट चला गया। रिया ने खिड़की खोली। बाहर पुराना पीपल का पेड़ था, जिसकी डालियां खिड़की से टकरा रही थी। वो नीचे सड़क पर छोटे बच्चों को क्रिकेट खेलते देख रही थी। तभी अचानक हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ओहो, हवा से हुआ होगा, उसने खुद को समझाया। फिर उसने अपना छोटा ब्लूटूथ स्पीकर चालू किया, गाना लगाया और सामान खोलने लगी। शहर का शोर अब दूर था और कमरे में बस पंखे की आवाज़ थी। रात 9 बजे रिया ने पहली बार रसोई में कदम रखा। पुराने स्टोन पुराने स्टोव पर किसी ने पहले चाय बनाई थी, क्योंकि केतली में सूखे चाय पत्ते पड़े थे। एजेंट को साफ सफाई बोलनी चाहिए थी, उसने झुंझलाकर कहा और पानी डाला। जैसे ही उसने गैस जलाई, एक हल्की खुशबू हवा में तैर गई, कुछ जानी पहचानी, जैसे किसी ने अभी अभी चाय बनाई हो। रिया ने हैरानी से आसपास देखा, कोई नहीं था। रात 11 बजे, कमरा अब पूरी तरह शांत था। रिया ने लाइट बंद की, मोबाइल साइड में रखा और लेट गई। नींद में जाने से ठीक पहले उसने कुछ अजीब महसूस किया। रसोई की दिशा से टक टक की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई धातु से चम्मच बजा रहा हो। उसने करवट बदली। बिल्ली होगी शायद, उसने बड़बड़ाया, लेकिन आवाज़ नहीं रुकी। अब उसमें केतली की सीटी जैसी हल्की ध्वनि भी मिल गई थी। रिया उठी, मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और धीरे धीरे रसोई की ओर बढ़ी। हर कदम पर फर्श की लकड़ी चरमराती थी। उसने गैस स्टोव पर नज़र डाली, बंद था। केतली वही रखी थी, लेकिन उसके ढक्कन से भाप निकल रही थी। क्या ये कैसे? रिया के होठ सूख गए। उसने हाथ बढ़ाया, केतली छूने ही वाली थी, कप अपने आप टेबल से नीचे गिर पड़ा। धप। चाय नहीं, पर कप में कुछ गर्म भाप जैसी हल्की लकीरें उठी, जो कुछ सेकंड में गायब हो गई। रिया जड़ हो गई। कमरे कमरे की हवा अचानक ठंडी पड़ गई। उसके कानों में किसी की धीमी सांसों की आवाज़ आई, किसी की मौजूदगी बहुत पास। उसने फौरन लाइट ऑन की। कुछ नहीं था, सिर्फ वही पुराना टेबल, टूटा कप और हवा में फैली चाय की गंध। रिया ने अगली सुबह ऑफिस में अपनी दोस्त मीरा से बात की। तू हंसेगी, लेकिन कल रात मेरी किचन में किसी ने चाय बनाई। क्या? नीरा हंसी। रिया तो बहुत सीरियसली ले रही है।
नया घर है, डर लग रहा होगा बस। नहीं नीरा, वो कब अपने आप गिरा था, या तूने सपना देखा? नहीं, मैंने उसकी आवाज़ सुनी थी। रिया के शब्दों में एक सिहरन थी। नीरा को थोड़ी देर के लिए उसका चेहरा देखकर लगा वो मजाक नहीं कर रही। शाम को जब रिया घर लौटी तो टेबल पर वही कप रखा था, साफ, बिना टूटा हुआ, जैसे कुछ हुआ ही न हो। उसने धीरे से उठाया, कप गुनगुना था। यहाँ कोई और भी है, उसने धीरे से फुसफुसाया। उस रात उसने सोने से पहले खिड़की बंद की, गैस का वॉल चेक किया और दिल में बस एक दुआ की कि आज रात शांति हो। पर जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, रसोई से वही चाय की खुशबू फिर फैलने लगी और कमरे में किसी परछाई दीवार पर थोड़ी देर के लिए दिखाई दी। मुंबई में दिन जितना भाग दौड़ से भरा होता है, रात उतनी ही अकेली, खासकर उस कमरे में जहां दीवारों भी फुसफुसा रही। रिया ऑफिस से लौटी रिया ऑफिस से लौटी तो थकी हुई थी। मन में अब भी कल रात का वह अजीब अनुभव घूम रहा था। केतली से निकलती भाप और हवा में घुली चाय की महक। वो खुद से झुंझला कर बोली, पागल हो रही हूँ मैं, बस वही बात सोच रही हूँ। उसने टीवी ऑन किया, लेकिन टीवी में न्यूज़ एंकर की आवाज़ उसे और बेचैन कर रही थी। मुंबई के बांद्रा इलाके में आज रात एक पुरानी बिल्डिंग में आग लग गई। जब एक महिला अकेली कमरे में थी, रिया ने झट से चैनल बंद किया। पल भर को लगा ये उसकी ही बिल्डिंग का नाम था, पर उसने ध्यान नहीं दिया, शायद दिमाग खेल रहा था। रात के करीब 11 बजे रिया ने खुद के लिए चाय बनाई, बस एक कप चाय। लेकिन जैसे ही उसने केतली में पानी डाला, उसे झटका लगा। केतली पहले से गुनगुनी थी। उसने अभी तक गैस चालू नहीं की थी। वो कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर खुद पर हंस दी। ठीक है, मैं ऑब्वियसली डरपोक बन गई हूँ। उसने जल्दी से चाय बनाई, कप मेज पर रखा और अपने लैपटॉप पर नेटफ्लिक्स चला लिया। करीब आधी रात, फिल्म चलते चलते रिया की आंख लग गई। कमरे की लाइट बंद थी, सिर्फ स्क्रीन की हल्की नीली रोशनी दीवार पर पड़ रही थी। तभी धप धप की आवाज़ आई, जैसे कोई बाथरूम की ओर चल रहा हो। रिया झटके से उठी। टीवी बंद था। कमरा सन्नाटे में डूबा हुआ था। कौन है वहाँ? उसने धीरे से पूछा। कोई जवाब नहीं, बस हवा में हल्की चाय की खुशबू तैर रही थी। वही पुरानी, वही गर्माहट भरी गंध। रिया ने डरते हुए रसोई की ओर कदम बढ़ाए। हर कदम के साथ दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची, टक टक केतली की ढक्कन खुद ब खुद हिल रही थी। रिया कांप गई। उसने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और चारों ओर रोशनी फेंकी। टेबल पर कप रखा था, जिसमें से भाप उठ रही थी, लेकिन उसने आज रात चाय बनाई ही नहीं थी। कप के नीचे एक छोटा नोट रखा था। रिया ने कांपते हाथों से उठाया। सफ़ेद कागज पर नीली शाही से बस 3 शब्द लिखे थे, मैं अब भी यहाँ हूँ। रिया का शरीर जम गया। उसके गले से आवाज़ निकली। उसने पीछे मुड़कर देखा। कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था और खिड़की अपने आप धीरे धीरे बंद हो रही थी। सुबह होने तक उसे नींद नहीं आई। हर आवाज़ पर परछाई अब उसे शक में डाल रही थी। रसोई में रखी बर्तनों की हल्की खनक रसोई पर रखी बर्तनों की हल्की खनक भी किसी की मौजूदगी जैसे लग रही थी। सुबह सुबह मकान मालिक माधव सिंह का फोन आया। रिया जी, सब ठीक तो है? कल रात कुछ आवाज़ आई थी, नीचे वाले किराएदार ने बताया। नहीं, बस थोड़ी हवा थी शायद, रिया ने हकलाते हुए कहा।
माधव कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, अगर कुछ अजीब लगे तो बताइएगा। कभी कभी पुराने घरों में हवा अजीब तरह से गूंजती है। हवा या कुछ और। ऑफिस में नीरा ने देखा कि रिया आज बहुत चुप थी। क्या हुआ? रात को फिर अदृश्य चाय वाला आया क्या? रिया ने कमजोर मुस्कान दी। तू मजाक कर रही है, पर मैं डर पर मैं डर गई हूँ। आज आज तो मुझे एक नोट मिला। क्या? किसने रखा होगा? पता नहीं। मैं सो रही थी, शायद एजेंट आया होगा। रात के 12 बजे। नीरा चुप हो गई। रिया ने बैग से वो नोट निकाला और उसे दिखाया। कागज पर स्याही फैली हुई थी, जैसे किसी ने गीले हाथों से लिखा हो, और अब उस पर हल्का सा भूरा दाग था, चाय जैसा। नीरा ने डर से कहा, रिया तू कहीं ये प्लेट छोड़ दे। नहीं, अब मैं जानना चाहती हूँ कि यहाँ क्या चल रहा है। उस रात रिया ने तय किया कि अब वो सब रिकॉर्ड करेगी। रात के 11:30 बजे उसने अपना पुराना कैमरा रसोई के दरवाजे पर रख दिया। देखते हैं कौन आता है। अब उस अब उसने बड़बड़ाते हुए कहा। वो सोने चली गई। घड़ी ने 12 बजाए। कमरा फिर वैसा ही सन्नाटा। फिर टक टक, पर इस बार रिया ने आंख नहीं खोली। वो जानबूझकर लेटी रही, बस अपने दिल की धड़कन गिनती रही। फिर अचानक कमरे में किसी के चलने की आवाज आई, धीमे कदम बहुत पास। रसोई से केतली की सीटी की हल्की आवाज आई। रिया के होठ सूख गए। वो वो बिस्तर से उठी, पर रसोई की लाइट अपने आप जल गई। भय और जिज्ञासा के बीच कांपते हुए उसने रसोई की ओर देखा। कोई नहीं था, लेकिन गैस चालू थी और केतली डबल उबल रही थी। सुबह जब रिया ने कमरे की फुटेज देखी तो कुछ नहीं दिखा, सिर्फ वही रसोई, वही टेबल। लेकिन आखिरी 5 सेकंड में स्क्रीन हल्की कांपती है और कैमरे के सामने कोई अदृश्य चीज गुजरती है। पिक्सल धुंधले होते हैं और वीडियो अपने आप बंद हो जाता है। रिया रिया की रीढ़ में सिरन जुड़ गई। वो पीछे मुड़ी तो देखा टेबल पर एक नया कप रखा था। उसमें से धुआं उठ रहा था और कप के किनारे पर उंगली से लिखा था, फिर मिलते हैं रिया। सुबह की हल्की रोशनी खिड़की से छन कर कमरे में आई थी, लेकिन रिया को लगा जैसे किसी ने रात से दिन तक उसके अंदर के डर को जगाए रखा हो। टेबल पर वही कप रखा था, अभी भी गुनगुना, और कप के नीचे वही 2 शब्द, फिर मिलते हैं। रिया ने हिम्मत जुटाई। अब डर से ज़्यादा गुस्सा था। अब बहुत हुआ। ये जो भी है यहाँ तो इंसान है या कुछ और, पर अब मुझे सच जानना है। उसने तुरंत मकान मालिक माधव सिंह को कॉल के लगाया। फोन की दूसरी तरफ से एक भारी थकी हुई आवाज आई। हाँ रिया जी, मुझे मुझे आपसे बात करनी है अभी, प्लीज। कोई दिक्कत? हाँ, बहुत बड़ी दिक्कत है। माधव पहले तो झिझका, फिर बोला, ठीक है, मैं दोपहर तक आ जाता हूँ। दोपहर करीब 1 बजे दरवाजे की घंटी बजी। रिया ने झट से दरवाजा खोला। सामने माधव खड़ा था। 60 साल के आसपास चेहरा सूखा, आंखें अंदर धसी हुई। वो कमरे में आया, धीरे से चारों ओर देखा और बोला, सब ठीक है? सब ठीक तो है ना रिया जी? आपको आवाज़ आ रही है क्या? रिया के हाथ ठिठक गए। आपको कैसे पता? क्योंकि पहले भी किसी ने यही कहा था। रिया ने टेबल पर रखा कप उसकी ओर बढ़ाया। क्या आप जानते हैं कि ये कप यहाँ क्यों रखा मिलता है? माधव की आंखें कप पर टिक गई। वो कुछ देर तक देखता रहा, जैसे किसी पुराने जख्म को देख रहा हो। ये कप इसी घर की पिछली किराएदार का था, उसने धीरे से कहा। वो इसे बहुत प्यार करती थी, हर रात चाय बनाती थी। अकेली थी वो अकेली थी वो भी, आपकी तरह।
रिया के भीतर एक झटका लगा। किराएदार, उसका क्या हुआ? मर गई क्या? नहीं, मतलब वो अचानक गायब हो गई। फिर कुछ दिनों बाद उसकी लाश पास के झील में मिली। पुलिस ने कहा सुसाइड। कमरे में एक ठंडी लहर दौड़ गई। रिया ने धीरे से पूछा, नाम क्या था उसका? अनामिका। अनामिका? नाम सुनते ही कमरे का माहौल और भारी हो गया। आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप डरें। और सच कहूँ, इस घर में कुछ ठीक नहीं है। रिया का गला सूख गया। क्या मतलब? कभी 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 रात में यहाँ से चाय की महक आती है। मैं नीचे रहता हूँ, फिर भी महसूस होती है। कभी कभी किसी औरत की आवाज़ बहुत धीमी, जैसे किसी से बात कर रही हो। वो कुर्सी पर बैठ गया, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। रिया ने हिम्मत करते हुए पूछा, अनामिका, और आप क्या आप उसे जानते हैं? माधव ने आंखें झुका ली। जानता था, वो मेरी भतीजी थी। रिया के शरीर में सिरन दौड़ गई। उसकी मौत सुसाइड नहीं थी, रिया जी। मतलब, मैंने उसके कमरे से खून के निशान देखे थे। पुलिस आई पर किसी ने कुछ नहीं माना। उन्होंने कहा वो डिप्रेशन में थी, लेकिन मैं जानता हूँ वो किसी के साथ थी उस रात। रिया अब पूरी तरह ध्यान से सुन रही थी। किसके किसके साथ? वो नहीं पता, लेकिन कमरे में दो कप थे, एक टूटा हुआ, एक पूरा। वही कप शायद अब आपको दिखता है। रिया की सांसें भारी हो गई। उसने धीमी आवाज में कहा, वो कप अब हर रात अपने आप यहाँ आ जाता है और उसमें से भाप उठती है। माधव ने कांपते हुए कहा, वो उसकी आत्मा है रिया जी। वो अब भी यहाँ रहती है, शायद किसी का इंतजार कर रही है। रिया ने धीरे से पूछा, किसका? माधव ने सिर झुका लिया। शायद उस आदमी का जिसने उसे मारा। रिया अब उलझ चुकी थी। तो आपको लगता है वो आत्मा मुझे नुकसान पहुंचाएगी? नहीं, माधव ने सिर हिलाया। वो सिर्फ दिखाती है, चेतावनी देती है। किस बात की? कि जो कि जो कुछ उसके साथ हुआ वो दोबारा न हो। कमरा अब और भारी लगने लगा था। बाहर आसमान धुंधला था, जैसे सूरज भी इस बातचीत को सुन रहा हो। माधव उठकर जाने लगा। अगर रात में फिर कुछ हो तो डरना मत, बस केतली को मत छूना। रिया ने हैरानी से पूछा, क्यों? क्योंकि पिछले 3 लोगों ने वो गलती की थी और अगली सुबह गायब हो गए थे। दरवाजा बंद हुआ और रिया के पैरों के नीचे जमीन जैसे डगमगाई। पिछले 3 लोग, मतलब उसके पहले भी कोई यहाँ रह चुका था? उसने इंटरनेट पर अनामिका शांतिवन अपार्टमेंट सर्च किया। कुछ पुरानी न्यूज़ रिपोर्ट मिली। एक फोटो, एक मुस्कुराती हुई लड़की, बाल खुले, हाथ में कप पकड़े हुए। अनामिका। रिया स्क्रीन पर टकटकी लगाई रही। फिर उसकी नज़र फोटो के बैकग्राउंड पर गई। वही टेबल, वही पर्दे, वही दीवार, यानी वही कमरा। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उस रात रिया ने तय किया कि वो इस घर का सच जाने बिना नहीं जाएगी। वो बैठी रही, कैमरा फिर से ऑन किया और नोटबुक में लिखा, आज रात अगर वो आती है तो मैं बात करूंगी, मैं डरूंगी नहीं। घड़ी ने 12 बजे थे। रिया के केतली के पास मोबाइल कैमरा सेट किया। कमरा शांत, फिर टक टक की वही आवाज़। केतली अपने आप हिलने लगी। रिया ने धीरे से कहा, अनामिका, क्या तुम यहाँ हो? कुछ पल सन्नाटा, फिर टेबल पर रखा कप अपने आप खिसकने लगा, धीरे धीरे रिया की ओर। कप के किनारे से भाप उठी और शीशे पर शब्द उभरे, सत्य नीचे छुपा है। रिया ने नीचे झांका। टेबल के नीचे धूल और टूटी लकड़ी के बीच कुछ चमक रहा था। उसने उठाया एक पुराना चाय का चम्मच, जिस पर नाम खुदा था, MS। रिया की सांस थम गई। MS, माधव सिंह।
सुबह की हल्की धूप खिड़की से कमरे में घुस रही थी, लेकिन रिया को उससे कोई सुकून नहीं मिल रहा था। रात की घटनाएं उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी। वो चाय का कप, उड़ती भाप और वह अदृश्य उपस्थिति जो जैसे उसकी सांसों के पास खड़ी थी। वो अब और अकेली नहीं रह सकती थी। नीचे नीचे की मंजिल पर रहने वाली बुजुर्ग पड़ोसी मिसेस मेहरा को उसने कई बार बालकनी से देखा था। सफेद बाल, मोटे चश्मे और हमेशा पूजा की थाली लिए हुए। आज पहली बार वह उनके दरवाजे पर गई। आंटी नमस्ते, रिया ने कहा। दरवाजे की घंटी दबाते हुए दरवाजा खुला और भीतर से अगरबत्ती की गंध आई। आओ बेटा, मेहरा आंटी मुस्कुराई। तुम नई आई हो तुम नई आई हो ना तीसरी मंजिल पर? हाँ आंटी, फ्लैट नंबर 302। रिया हिचकिचाई, फिर धीरे से बोली, आंटी एक बात पूछो पूछो बेटा, इस फ्लैट में पहले कौन रहता था? मेहरा आंटी की मुस्कान अचानक गायब हो गई। उन्होंने चश्मा ठीक किया और धीमे स्वर में बोली, क्यों, कुछ हुआ क्या? नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही थी। रिया ने झूठ बोला, लेकिन उसकी आवाज में डर छिपा नहीं। उसकी आवाज में डर नहीं छिपा। मेहरा आंटी ने गहरी सांस ली, फिर बोली, उस फ्लैट में एक कपल रहता था, रोहित और प्रिया। दोनों बहुत खुश थे। शादी को तीन तीन ही साल हुए थे, लेकिन देखने में बहुत अच्छे लगते थे। हर शाम साथ में टहलने जाते थे और प्रिया तो हमेशा मुस्कुराती रहती थी। थोड़ी देर रुककर वो बोली, पर एक रात कुछ हुआ। रिया की सांस थम गई। क्या हुआ? रात को पड़ोसियों ने गैस की गंध महसूस की। जब दरवाज़ा तोड़ा गया तो प्रिया बेहोश पड़ी थी और रोहित कहीं नहीं था। बाद में प्रिया की मौत हो गई, दम घुटने से। पुलिस ने कहा कि गैस लीक थी, लेकिन क्या? रिया ने धीरे से पूछा। मेहरा आंटी की आंखों में अनजाना डर था। लोगों का कहना है कि रोहित ने जानबूझकर ऐसा किया था। वो उस रात वहाँ था, लेकिन जब पुलिस पहुंची वो गायब हो गया। किसी ने कहा उसने आत्महत्या कर ली, किसी ने कहा भाग गया। पर क्या आंटी? पर उस रात से जो भी उस फ्लैट में रहा, उसने वही बात कही जो तुम शायद कहना चाहती हो, कि वहाँ कोई और भी रहता है। रिया की रोंगटे खड़े हो गई। कई लोगों ने कहा कि रात में रसोई से चाय की खुशबू आती है। कोई आवाज़ नहीं, कोई इंसान नहीं, बस चाय की भाप, और वो भाप धीरे धीरे कमरे में फैल जाती है, जैसे कोई अब भी उसी दिन की रात दोहरा रहा हो। रिया ने कांपती आवाज़ में पूछा, क्या किसी को कुछ हुआ आंटी? हाँ बेटा, मेहरा आंटी बोली। 3 किराएदार आए थे और तीनों बिना बताए भाग गए। उन्होंने कहा कि कोई अदृश्य मेहमान रोज उनके साथ बैठता था, खाने के समय और खासकर रात को जब वो अकेले होते थे। रिया का गला सूख गया। वो धीरे से बोली, आंटी आपने कभी कुछ देखा? मेहरा आंटी की नजरें एक पल को ऊपर उठी, जैसे यादें लौट आई हो। देखा नहीं बेटा, पर महसूस किया है। कभी कभी रात में ऐसा लगता था कि तीसरी मंजिल पर कोई धीरे से चल रहा है, लेकिन ऊपर कोई नहीं रहता था, और उस चाल में एक अजीब उदासी होती थी, जैसे कोई अब भी किसी को ढूंढ रहा हो। लीना अब कुछ नहीं बोली। वो धीरे से उठी और बोली, धन्यवाद आंटी, मैं चलती हूँ। सावधान रहना बेटा, मेहरा आंटी ने धीरे धीरे स्वर में कहा। अगर चाय की खुशबू फिर आए तो रसोई में मत जाना। उस रात लीना अपने कमरे में बैठी बहुत देर तक सोचती रही। हर सवाल अब एक ही और इशारा कर रहा था। क्या रोहित अब भी वही है? क्या वो अब भी प्रिया के लिए चाय बना रहा है? वो अगर हाँ, तो
आज रात वो किससे किसके लिए बनाएगा। रात के करीब 11:30 बजे रहे थे। फ्लैट के बाहर का कॉरिडोर सुनसान था। हवा हवा तक जैसे रुक गई थी। रिया ने सब दरवाजे बंद किए, फिर लाइट बुझाकर बिस्तर पर लेट गई। पर नींद नींद उसे छू तक नहीं रही थी। उसके कान हर हल्की सी आवाज पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। हर टिक टिक, हर झंकार जैसे किसी रहस्य को कहने की कोशिश कर रही थी। वो करवट ले रही थी। अचानक एक मोटी खुशबू कमरे में फैलने लगी। हल्की सी इलायची, दूध और चाय पत्ती की गंध। रिया का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसके आंखें खोली। कमरा अंधेरा था, पर गंध बढ़ती जा रही थी। अब वो रसोई से आ रही थी। वो धीरे धीरे उठी, मोबाइल का टॉर्च ऑन किया और दरवाजे के पास पहुंची। रसोई का दरवाजा बंद था, लेकिन अंदर से हल्की सी कप की टकराई की आवाज आई। रिया का गला सूख गया। उसने एक गहरी सांस ली, फिर धीरे धीरे दरवाजा खोला। अंदर टेबल पर एक कप रखा था और उसमें से गर्म भाप उठ रही थी। वो बिल्कुल वही कप था जिसे उसने कल देखा था। सफेद कप, सुनहरे किनारी वाला। कप के पास एक चम्मच रखी थी जो धीरे धीरे हिल रही थी। कप के पास एक चम्मच रखी थी जो धीरे धीरे हिल रही थी, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उसे अभी अभी छोड़ दिया हो। रिया ने कांपते हाथों से मोबाइल उठाया, वीडियो रिकॉर्ड करने लगी। स्क्रीन पर टेबल और कप तो दिख रहे थे, लेकिन भाप नहीं दिख रही थी। वो आंखों से देख रही थी कि कप से धुआं उठ रहा है, पर कैमरे में कुछ नहीं। अचानक उसे किसी की सांसें महसूस हुई, बिल्कुल उसके कान के पास, धीमी, ठंडी और भारी। वो पीछे मुड़ी, कोई नहीं था। कौन है? उसने डर से पूछा। कमरा बिल्कुल शांत था। बस एक पल के लिए कप से दो चम्मचों की टकराहट की हल्की आवाज आई। टिंग। फिर सब कुछ थम गया। रिया डर के मारे दरवाजे की ओर भागी और उसके कदम ठिठक गए। फर्श पर गिरे पानी में उसे कुछ दिखा, एक आदमी की परछाई, पर वहां कोई खड़ा नहीं था। उसने उस साए को देखा, लंबा, धुंधला और एकदम स्थिर। फिर जैसे वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा, रिया चीखी। उसने आंखें बंद की और तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरा अंधेरे में डूब गया। केवल कप से उठती भाप अब ठंडी पड़ने लगी थी। सुबह जब रिया की आंख खुली, वो फर्श पर पड़ी थी। रसोई का दरवाजा खुला हुआ था और टेबल पर कप अब भी रखा था, पर इस बार उसके पास एक नोट रखा था। सुबह की ठंडी हवा में रिया के माथे पर पसीना था। वो अब यकीन कर चुकी थी फ्लैट में कोई और भी है। वो कोई जो रात को चाय बनाता है, जो सांसें लेता है लेकिन दिखाई नहीं देता। टेबल पर रखा नोट अब भी वही था। 3 शब्द, मैं वापस आ गया हूँ। शाही आधी फैली हुई थी, जैसे किसी गीली उंगली से लिखा गया हो। रिया ने कांपते हाथों से नोट उठाया और कचरे में फेंक दिया, और उसके दिमाग में वो शब्द गूंजते रहे। दोपहर तक वो सीधा बिल्डिंग के सिक्योरिटी रूम पहुंची। वहाँ पुराना सा मॉनिटर और कुछ सीसीटीवी रिकॉर्ड लगे थे। ड्यूटी पर बैठे गार्ड जावेद ने उसे देखकर पूछा, क्या हुआ मैडम, सब ठीक? रिया ने सीधे कहा, मुझे मेरे फ्लैट का रात का फुटेज देखना है, 11 बजे से 1 बजे तक। जावेद ने थोड़ा चौंकते हुए कहा, क्यों मैडम, कोई चोरी हुई? बस दिखाओ, उसने सख्ती से कहा। गार्ड ने फुटेज चलाया। ब्लैक एंड व्हाइट वीडियो में रिया का प्लेट नंबर 302 साफ दिख रहा था। घड़ी में 12 बजे का समय झिलमिला रहा था।
पहले कुछ मिनट सब सामान्य था, फिर दरवाजे के नीचे हल्की परछाई दिखाई दी। वो किसी इंसान की तरह नहीं थी, बल्कि जैसे धुएं का एक टुकड़ा धीरे धीरे दरवाजे के अंदर घुस गया हो। रिया का दिल थम गया। उसने कहा, रोकिए, पीछे करो। वीडियो वापस किया। स्लो मोशन में साफ दिख रहा था एक धुंधली आकृति, मानो कोई आदमी दरवाजे के नीचे सर कर अंदर गया। उसके बाद कमरे की लाइट अपने आप जल उठी। रिया ने अपने चेहरे पर हाथ रख लिया। वो कांप रही थी। क्या ये दिख रहा है आपको भी? उसने गार्ड से पूछा। जावेद बोला, मैडम ये कैमरा पुराना है, शायद कोई ग्लिच हो। रिया चीखी, ग्लिच बाप नहीं बनाता, समझे? वो अंदर आया था। गार्ड घबरा गया। ठीक है मैडम, मैं ऊपर चलकर देखता हूँ। दोनों तीसरी मंजिल पर पहुंचे। दरवाजा बंद था। अंदर से हल्की सी धातु की टकराहट की आवाज आ रही थी। जावेद ने दरवाजा खोला। रसोई में वही दृश्य था। कप रखा हुआ और चम्मच धीरे धीरे हिल रहा था। जावेद ने देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। मैडम, अंदर कोई तो है। रिया बोली, वो दिखता नहीं। जावेद ने कांपते हाथों से कप उठाया, पर जैसे ही उसने कप को छुआ, कप जमीन पर गिरकर टूट गया और उसी पल पूरा प्लेट ठंडी हवा में भर गया। चूल्हे से एक सफेद धुआं उठा और उसने दोनों को घेर लिया। धुएं में कुछ आकार बनने लगे, किसी आदमी की रूपरेखा। रिया पीछे हटी और धुएं के बीच से एक आवाज आई, धीमी, टूटी हुई, पर साफ सुनाई दे रही थी। वो मर गई, पर मैं अब भी यही हूँ। रिया ने कांपते स्वर में पूछा, कौन हो तुम? आवाज फिर आई, रोहित। और उसी पल धुआं दीवार में समा गया। कप के टूटे टुकड़े ठंडे हो गए और कमरा फिर से सामान्य दिखने लगा। जावेद हक्का बक्का था। मैडम, मैं कुछ नहीं समझा। रिया की आंखों में आंसू थे। वो धीरे से बोली, अब मैं समझ गई। यह सिर्फ किसी आत्मा की मौजूदगी नहीं है, यह पछतावे का चक्र है। रात को जब वो अकेली थी, उसने टूटा हुआ कप उठाया और देखा नीचे हल्के अक्षरों में कुछ लिखा था, रिया के लिए, रोहित। रिया को अब पता था कि उसकी जिंदगी किसी और की अधूरी कहानी से टकरा गई है और शायद अब वो खुद उस कहानी का हिस्सा बनने वाली थी। रात लगभग 1 बजे थे। बाहर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। बिजली की रोशनी खिड़की से कमरे में गिर रही थी, लेकिन हवा में एक अजीब ठंडक थी, जैसे दीवारों खुद कांप रही हो। रिया उस टूटी हुई चाय की प्याली को देख रही थी। नीचे उभरे अक्षर प्रिया के लिए, रोहित, बार बार उसके जहज में गूंज रहे थे। उसका मन अब डर से ज्यादा जिज्ञासा से भरा हुआ था। कौन था ये रोहित? क्या सच में उसने अपनी पत्नी को मारा था या कोई और बात छिपी थी? वो उठी और रसोई की ओर चली। कमरा अब भी शांत था, लेकिन भीतर कुछ अजीब था, जैसे दीवारों के अंदर कोई फुसफुसा रहा हो। रिया ने कान दीवार के पास लगाया। पहले तो कुछ नहीं, फिर धीरे धीरे बहुत हल्की सी आवाजें सुनाई देने लगी। शब्द साफ नहीं थे, पर उसमें दर्द था। रोहित, मत जाओ, मैं डर रही हूँ। रिया का दिल थम गया। वो पीछे हटी, फिर ध्यान से वही जगह देखने लगी। रसोई की टाइल्स के पीछे से आ रही थी वो आवाज़। वो मोबाइल की टॉर्च लेकर झुकी और देखा कि एक टाइल के किनारे में बहुत हल्की दरार थी। दरार के अंदर कुछ अंधेरा था, जैसे कोई छोटी सी जगह बंद कर दी गई हो। उसने चम्मच से टाइल के कोने को थोड़ा सा खुरचा और अंदर से पुरानी धुएं जैसी गंध आई। अचानक कमरे का तापमान गिर गया। उसकी सांसें ठंडी हवा में भाप की तरह दिखने लगी। दीवार के पीछे से अब साफ आवाजें आने लगी। मत करो रोहित, नहीं, मुझे माफ कर दो। गैस बंद करो रोहित।
रिया पीछे हटी और फिर आवाज बदली। अब वो किसी पुरुष की थी, धीमी, टूटी हुई, पर गुस्से और अफसोस से भरी हुई। मैंने जानबूझकर नहीं किया, बस झगड़ा हुआ था। मैं बस डर गया। रिया के शरीर में सिरन दौड़ गई। उसने मोबाइल कैमरा ऑन किया। रिकॉर्डिंग में सिर्फ खामोशी थी, पर उसके कानों में अब भी वो दोनों दोनों की बातें साफ सुनाई दे रही थी। फिर अचानक दीवारों से जैसे किसी ने जोर से ठोका, ठक ठक। रिया चीख उठी। वो पीछे गिरी और मोबाइल हाथ से टूट गया। दीवार की दरार से अब हल्की सी रोशनी निकल रही थी, जैसे अंदर कोई दिया जला रहा हो। हिम्मत करके रिया फिर झुकी। उसने उंगलियां से टाइल हटाने की कोशिश की। थोड़ी सी सरकी और भीतर से धूल निकली। अंदर दीवार की पर्दे के बीच बीच कुछ पुरानी चीजें फंसी थी। एक जला हुआ फोटो फ्रेम, एक महिला की टूटी चूड़ियां और एक छोटा नोट जो आधा जला था। उसने टॉर्च की रोशनी में उसे पढ़ने की कोशिश की। अगर कभी कोई इस दीवार को खोले तो समझ लेना हमने एक दूसरे को कभी छोड़ा नहीं। मैं अब भी उसे चाय बना रहा हूँ हर रात। रिया के हाथ कांपने लगे। कमरे में फिर वही इलायची की खुशबू फैल गई। उसने ऊपर देखा, टेबल पर फिर वही कप रखा था। भाप उठ रही थी और उसके सामने एक खाली कुर्सी खिसक गई। कोई बैठ गया। रिया की आंखों में आंसू थे, डर और दया दोनों। उसने धीरे से कहा, रोहित, प्रिया अब नहीं है, तुम भी अब चैन से जाओ। कुछ पल तक सन्नाटा रहा, फिर दीवार की दरार से आती रोशनी धीरे धीरे बुझ गई। कमरे में फिर वही शांति लौट आई, लेकिन उसी पल रिया के पीछे से किसी ने बहुत हल्के से फुसफुसाया, अब तू मेरे साथ रह। और लाइट झपक कर बंद हो गई। रात का समय था। आसमान में बादल घिरे हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मीरा ने अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांका। सड़क खाली थी, पर मन भारी था। उसे अब यकीन हो चुका था कि जो कुछ हो रहा है वो किसी इंसान का काम नहीं। वो धीरे धीरे किचन की ओर बढ़ी। हर बार वही महक, अदरक वाली चाय की कप अपने आप हिल रहा था और गैस का बर्नर बिना किसी के चालू हो गया। मेरा रिया कांपते हुए बोली, कौन हो तुम? कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर दीवारों पर टंगे कैलेंडर की तारीख खुद ब खुद पलटने लगी और रुक गई। 5 जून 2017। पर मीरा की सांस रुक गई। यही वो तारीख थी जब इस फ्लैट की पिछली मालकिन रिया की मौत हुई थी। रीना की मौत हुई थी। किचन में गैस सिलेंडर फटने से उसने फोन उठाया और अपने मकान मालिक को कॉल किया। शर्मा जी, आपने कहा था कि फ्लैट बिल्कुल नया है, लेकिन यहाँ पहले से कोई रहती थी ना। दूसरी ओर कुछ पल चुप रही। फिर शर्मा जी ने आवाज थोड़ी हुई टूटी हुई सी आई, बेटा सच बताओ, यहाँ रीना नाम की लड़की रहती थी, उसकी मौत यही हुई थी। तब से कोई ज्यादा टिक टिक नहीं पाया। हर किसी को कुछ अजीब महसूस होता था। मीरा के हाथ से फोन छूट गया। वो भागकर दरवाजे तक पहुंची। दरवाजा नहीं खुला। उसने पूरी ताकत लगाई, लेकिन कुंडी जैसे अंदर से किसी ने पकड़ रखी थी। फिर किचन से वही चाय की महक और किसी के चलने की आहट। धीरे धीरे परिचय उसके सामने बनी। वो थी रीना। चेहरा शांत, पर आंखों में दर्द था। रीना बोली, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती, बस कोई मेरी बात सुन ले। मेरा रिया ने कांपते हुए बोली, क्या चाहती हो तुम? रीना ने फुसफुसाते हुए कहा, मेरी मौत हादसा नहीं थी, किसी ने मुझे मारा और अब वो इंसान हर महीने किराया लेने आता है। मेरे रिया ने दिमाग में बिजली सी कौंधी। शर्मा जी, वो सन्न रह गई। रीना की परछाई गायब हो गई, पर दीवार पर कुछ लिख रहा था, सच्चाई स्टोर रूम में है। मीरा रिया दौड़ती हुई स्टोर रूम में पहुंची। वहां एक पुराना लोहे का ट्रक पड़ा था।
ट्रैक पड़ा था। उसने जैसे ही उसे खोला, अंदर एक फटी हुई डायरी थी जिस पर लिखा था रीना शर्मा। डायरी के पन्नों में रीना ने लिखा था कि मकान मालिक अक्सर उसके घर आता था, उसे परेशान करता था, और जब उसने इनकार किया तो एक रात उसने गैस सिलेंडर का नॉब खोल दिया ताकि सबको लगे कि हादसा हुआ है। रिया की आंखों में आंसू आ गए। उसने डायरी उठाई और तभी पीछे से दरवाजे की चिरचिराहट हुई। दरवाजे पर शर्मा जी खड़े थे, मुस्कुराते हुए। क्या ढूंढ रही हो, रिया? रिया ने डायरी उसके सामने फेंकी। यह सच्चाई है। रीना की आत्मा अब चैन नहीं लेगी जब जब तक तुम सजा नहीं पाओगे। शर्मा जी के चेहरे का रंग उड़ गया। अचानक कमरे में हवा तेज चली, दरवाजे अपने आप बंद हो गए और रीना की परछाई उनके पीछे प्रकट हुई। वो चीखने लगा, नहीं, मुझे छोड़ दो। कुछ पल बाद सब शांत हो गया। जब पुलिस पहुंची तो शर्मा जी बेहोश पड़े थे। उसके पास रीना की डायरी थी और केस दोबारा खोल गया। रिया ने उस दिन बेड छोड़ा, लेकिन जाते वक्त आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। किचन की खिड़की से धूप की एक हल्की किरण आई और किसी ने धीरे से कहा, धन्यवाद। 3 महीने बीत चुके थे। मीरा अब नए शहर में थी। नई नौकरी, नया घर और नई जिंदगी जैसे फिर से पटरी पर लौट आई थी। लेकिन कुछ चीजें अब भी वैसी थी, वैसी नहीं थी। रात में वो अक्सर जग जग जाती, किसी अदरक वाली चाय की हल्की खुशबू महसूस करते हुए। वो अपने आप से कहती, नहीं, अब वो सब खत्म हो चुका है। पर दिल के किसी कोने कोने में रीना की आवाज अब भी गूंजती थी।